नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करके ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। तो जेफरीज ने ये कहा है कि ग्लोबल मार्केट्स को इस समय सबसे बड़ा थ्रेट जियोपॉलिटिकल रिस्क का ही है। एंड इसके लिए उन्होंने कुछ रीजंस भी बताए हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मार्केट का अटेंशन करंटली पूरा इस पर है कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में यूएस फेडरल रिजर्व क्या डिसीजन लेगा। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर बहुत नजरें हैं। पर जिस पर सबसे ज्यादा थ्रेट इस समय मार्केट को दे सकता है, उनके हिसाब से वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। उनकी एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि करंटली जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो ओवरशैडो कर रही है ग्लोबल मार्केट्स को। यानी इस पर जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है उसका बहुत बड़ा साया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं मार्केट पर। मेनली स्पॉटलाइट उन्होंने इसी पर डाला है कि एस्केलेटिंग टेंशंस, सो यूक्रेन में जो बढ़ते हुए टेंशंस है वो एक रीजन है। एंड मिडिल ईस्ट भी थोड़ा सा तनाव भरा सिचुएशन करंटली नजर आ रहा है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने बताई है। रिपोर्ट में एक अनोखी चीज उन्होंने ये बताई कि रिसेंटली सीआईए के जो डायरेक्टर है वो और MI6 यानी यूके की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके डायरेक्टर ने पहली बार, दोनों मेन इंटेलिजेंस के हेड्स ने पहली बार एक रेयर जॉइंट अपीयरेंस दिया इन लंदन। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 77 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की ये दो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हेड्स है दे हैव मेड अ पब्लिक अपीयरेंस टुगेदर। तो इससे जेफरीज ये बताना चाहता है कि हो सकता है कि जो जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिस्क्स यहाँ पर करंटली देखी जा सकती है। ये भी उन्होंने बात बताई है कि जो अगले 2 महीने हैं उसमें ऑब्वियसली नवंबर के जो इलेक्शंस है, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, वो थोड़े बहुत रिस्की हो सकते हैं। स्पेशली अगर जो रेस है फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वो अगर क्लोज रही तो थोड़े से जिटर्स मार्केट को यहाँ पर फील हो सकते हैं। कंक्लूडिंग पॉइंट में उन्होंने यही बताया है कि जो टेंशन है यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट की जो इंस्टेबिलिटी है, ये काइंड ऑफ वाइल्ड कार्ड्स है मार्केट के लिए। एंड ये चीजें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ला सकती है इन द नियर टर्म फॉर द ग्लोबल मार्केट्स। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडिया का जो कोल सेक्टर है उसने एक रिकॉर्ड 5.85% की ग्रोथ दिखाई है फॉर FY 24-25। एंड 411.62 मिलियन टन्स का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर अचीव किया है। तो काफी सारे चैलेंजेस रहे हैं इस सेगमेंट के लिए। मेनली एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से माइनिंग ऑपरेशंस हैम्पर हुए थे, लेकिन इसके बावजूद इस सेक्टर ने एक काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कोल इंडिया लिमिटेड जो लार्जेस्ट प्लेयर है इस सेक्टर में, वो की ड्राइवर रहा है इस ग्रोथ के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है टू 311 मिलियन टन्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड, विच इज अप बाय अराउंड 2.8% इंक्रीज एक तरीके से यहाँ पर देखी गई है। कोल के प्रोडक्शन से जो इंक्रीज आया है उसके अलावा कोल के डिस्पैचेस भी बहुत बड़े हैं। एंड यहाँ पर भी अराउंड 4.97% का इंक्रीज दिखा है इस साल में, यानी FY 25 में। अप टिल September 12 टोटल जो कोल डिस्पैच है वो 442 मिलियन टन्स का रहा। तो जैसा कि मैंने बताया अराउंड 5% का इंक्रीज यहाँ पर दिखा है। तो जो सब्सटेंशियल पार्ट है इस कोल का वो सप्लाई किया गया है टू पावर प्लांट्स, जो मेन यूज होता है कोल्स का। तो इसी के डिस्पैच से मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पर दिखी है। मिनिस्ट्री ने ये एम्फसाइज किया है कि जो कोल सेक्टर है उसकी जो एबिलिटी है टू मीट एनर्जी नीड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी अच्छी रखनी है ओवर द लॉन्गर टर्म। अगली न्यूज है अबाउट सर्कुलर बाय गवर्नमेंट जो उन्होंने फ्राइडे को जारी किया। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है ऑन एडिबल ऑयल, यानी खाने का जो ऑयल है उस पर टैक्स बढ़ा दिया है। काफी बड़ी इंक्रीज यहाँ पर देखी गई है इन द प्राइसेस इन द इंपोर्ट ड्यूटी। 20%, यानी 20 परसेंटेज पॉइंट से यहाँ पर इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज। इसका मेन मोटिव यही है कि जो लोकल ऑयल सीड फार्मर्स है उनको सपोर्ट यहाँ पर दिया जा सके। इसी वजह से इंपोर्ट्स ज्यादा महंगे कर दिए गए हैं। इस मूव के बाद एडिबल ऑयल जो है इसकी डिमांड शायद कम हो सकती है, प्राइसेस बढ़ सकते हैं। मेनली बिकॉज ओवरसीज परचेज ऑफ पाम ऑयल, सोया ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल इंडिया काफी मात्रा में करता है। इंपोर्ट ड्यूटी इफेक्टिवली ये तीन तेलों पर 27.5 हो गई है फ्रॉम 5.5। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी होता है इन ऑयल्स पर, तो वो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है आकर आ जाएगा।
रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड सोय ऑयल एंड रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, ये सारी चीजों पर 35.75% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। पहले ये ड्यूटी 13.75 होती थी। इंडिया अपनी मोर देन 70% जो रिक्वायरमेंट है एडिबल ऑयल की, वो इंपोर्ट करता है। 70% से भी ज्यादा ऑयल डिमांड इंपोर्ट के थ्रू आती है। मेनली पाम ऑयल इंडिया बाय करता है फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। जबकि सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट्स इंडिया अर्जेंटीना, ब्राजील, रशिया, यूक्रेन, ये सारे देशों से करता है। तो जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ने से ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में लाने के लिए महंगे हो जाएंगे। स्टॉक वाइज न्यूज की बात करते हैं। अदानी ग्रीन और अदानी पावर ने कंबाइंड अराउंड 6600 मेगावाट्स का पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है विद महाराष्ट्र स्टेट डिस्कॉम। एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया बाय महाराष्ट्र स्टेट डिस्कॉम, जिसमें उन्होंने टोटल सप्लाई मेंशन किया है 6600 मेगावाट्स, जो हाइब्रिड सोलर और थर्मल का कॉम्बिनेशन होगा। तो अदानी ग्रीन एनर्जी, जो इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, वो साइन कर रही है एक लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए जिसे कहते हैं, विद महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसमें 5 गीगावाट्स या फिर 5000 मेगावाट्स का सोलर पावर सप्लाई जो है अदानी ग्रीन करेगा टू MSEDCL। ये सप्लाई किया जाएगा कंपनी के लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क जो डेवलप हो रहा है इन खाड़वा, जो कच्छ में है। सो दिस इज द प्रेस रिलीज मेड बाय अदानी ग्रीन। अदानी पावर, जो वन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने भी एक लॉन्ग टर्म पावर एग्रीमेंट साइन की है विद MSCDCL, जहां पर वो सप्लाई करेंगे अराउंड 1600 मेगावाट्स अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये जो सप्लाई है वो देने का यहाँ पर प्रेस रिलीज में बताया गया है। सोलर कैपेसिटी अवार्ड जो अदानी ग्रीन को हुआ है ऑफ 5 गीगावाट्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है सिंस 2020। तो इतना बड़ा सप्लाई चेन का अग्रीमेंट, सप्लाई का अग्रीमेंट पिछले 4 सालों में नहीं देखा गया था। तो इसी से अदानी ग्रीन की जो लीडरशिप है इन द रिन्यूएबल पोर्टफोलियो, वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है करंटली। थर्मल कैपेसिटी अवार्ड जो है वो भी लार्जेस्ट है इन इंडिया इन द रिसेंट टाइम्स, दैट इज अवार्डेड टू एनी पावर सेक्टर। ये दोनों कंपनीज को मेनली ये टेंडर क्यों मिला है? अदानी पावर ने कोट किए थे ₹4.08 पर यूनिट, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं। जबकि सेकंड लोएस्ट बिडर था JSW एनर्जी, जिन्होंने ₹4.36 कोट किया। एंड 4.7 का एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट रहा फॉर महाराष्ट्र लास्ट ईयर। तो टैरिफ लगभग ₹1 कम है देन महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अप्रूव्ड एवरेज परचेस प्राइस, विच इज ₹4.97 पर किलोवाट आवर। JSW एनर्जी ने कमीशन किया है 300 मेगावाट का विंड पावर कैपेसिटी एट टुटिकोरिन इन तमिलनाडु। तो इससे पहले सब्सिक्वेंट टू दिस टोटल करंट कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड है कंपनी की, वो अब 7726 मेगावाट होती है। अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी अराउंड 2100 मेगावाट्स की है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये FY25 के एंड तक कमीशन होगी। कंपनी की करंट इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी अराउंड 2100 मेगावाट्स है। एंड ये जो अचीवमेंट है कंपनी की, वो उनको अपने टारगेट की ओर ले जा रही है, विच इज 10 गीगावाट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय FY25। एडिशनली कंपनी की जो रोबस्ट पाइपलाइन है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की, उसके अंतर्गत उनका ये गोल है कि 20 गीगावाट्स वो अचीव कर ले बाय द ईयर 2030। करंटली JSW एनर्जी के टोटल कैपेसिटी की अगर बात करें तो लॉक्ड इन जनरेशन कैपेसिटी 18.2 गीगावाट्स की है, जिसमें विंड, सोलर, हाइड्रो एंड थर्मल पावर प्लांट्स है। करंटली कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी की पाइपलाइन है अराउंड 8.3 गीगावाट्स एंड पावर परचेज अग्रीमेंट साइन कर दिए गए हैं फॉर 2.3 गीगावाट्स। इसके अलावा 4.2 गीगावाट आर लॉक्ड इन एनर्जी कैपेसिटी, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी का भी उनका जो ये है बैटरी स्टोरेज एंड हाइड्रो पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है, उसके अंतर्गत भी इतनी बड़ी एलोकेशन वहां पर भी कर दी गई है। लाइक आई सेड, कंपनी का एम है 20 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी पहुंचना एंड 40 गीगावाट आर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी तक पहुंचना बाय द ईयर 2030। ऑब्वियसली 2050 तक उनका कार्बन न्यूट्रलिटी का भी टारगेट है। सॉफ्ट बैंक का इन्वेस्टमेंट, सॉफ्ट बैंक की इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी स्विगी
इज ट्राइंग फॉर एन आईपीओ एज अर्ली एज दिस वीक। हो सकता है इस हफ्ते में ही स्विगी का आईपीओ जो है वो अनाउंस हो सकता है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी, जो काफी टाइम से कंसिडर कर रहा है पब्लिक इशू करना। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एज सुन एज दिस वीक हो सकता है। कितनी अमाउंट कंपनी रेस करेगी? लगभग $1 बिलियन तक की अमाउंट, यानी लगभग 8,000 करोड़ तक का आईपीओ हो सकता है। ऑल्दो अब तक कोई ऑफिशियल फिगर यहाँ पर आई नहीं है। इस साल अगर हम देखें तो काफी ज्यादा बड़ा आईपीओ सीजन रहा है ऑलरेडी। अराउंड $7.8 बिलियन ऑलरेडी रेज हो चुके हैं इस साल, विच इज ऑलरेडी मोर देन लास्ट 2 years अकॉर्डिंग टू द डेटा जो आईपीओ का आया है अब तक। इससे भी ज्यादा और भी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है आने वाले महीनों में। Hyundai मोटर्स का भी आईपीओ आना एक्सपेक्टेड है। हाल ही में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी कुछ बैंक्स के साथ पोटेंशियल लिस्टिंग एक्सप्लोर किया है, एंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी भी लगभग $1.5 बिलियन तक के पैसे रेज करने की सोच रही है करेंटली इन द इंडियन मार्केट्स। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने अक्यूज किया है सैमसंग शाओमी ऑफ कोल्यूडिंग, यानी उन्होंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर आर्टिफिशियली प्राइसेस इन्फ्लेट करी है, एंड एंटी कॉम्पिटिटिव लॉज को इन्होंने वो लॉज का उन्होंने उल्लंघन किया है, ऐसा एक एक्यूजेशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर दिया है। सैमसंग शाओमी एंड बाकी स्मार्टफोन कंपनीज ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से मिलकर कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की लॉन्च की उनके वेबसाइट्स पर, विच इज इन ब्रीच ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉज, ऐसा सीसीआई का कहना है। एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट किए बाय सीसीआई, एंड उन्होंने यही देखा कि बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया टू सिलेक्ट सेलर्स। उनकी प्रायोरिटी लिस्टिंग भी की गई, स्टीप डिस्काउंट्स दिए गए, जिससे बाकी सारे कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पहुंचा गया है, ऐसा उनका कहना है। सीसीआई ने एक 1027 पेज का रिपोर्ट निकाला ऑन अमेजोन, जहां पर उन्होंने बताया कि उनका जो इंडियन यूनिट है ऑफ 5 कंपनीज, सैमसंग, शाओमी, मोटोरोला, रियलमी एंड वन प्लस, ये सारी कंपनीज इन्वॉल्व थे इन प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूसिव फोन लॉन्चेस, जिसमें उन्होंने अमेजोन के साथ मिलकर इसको मतलब बाकी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है वो जानबूझकर दिखाए नहीं उनके वेबसाइट्स पर, एंड सारी जो प्रायोरिटी लिस्टिंग है वो इन्हीं कंपनीज की आई, ऐसा एक्यूजेशन सीसीआई ने दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये काफी मेजर सेटबैक कह सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए, क्योंकि इंडिया उनके लिए एक की ग्रोथ मार्केट रहा है। पर पिछले कुछ सालों से स्मॉल रिटेलर्स का बहुत ज्यादा एक्यूजेशन रहा है गवर्नमेंट को कि ये सारे कंपनीज अनकॉम्पिटिटिव वे में प्राइजेस जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड इस वजह से दे वर आस्किंग सीसीआई की कोई ना कोई एक्शन जो है इस पर ली जाए। कोई एक्शन का डिस्क्रिप्शन अब तक सीसीआई ने दिया नहीं है, उन्होंने बस ये कहा है कि ये सारे कंपनीज है दे आर एक्चुअली डूइंग दिस। आगे हमें देखना होगा कि सीसीआई इस पर कोई रूलिंग देता है या नहीं देता है। इसी के साथ हमारी न्यूज खत्म होती है। हमारे फाइनल सेक्शन पर अब हम बढ़ते हैं, विच इज दी बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो आज का जो बिलीव इट और नॉट सेक्शन है वो एक न्यूज बेस्ड ही है, बिकॉज परसों एक न्यूज आई कि चाइना पहली बार सिंस 1978 अपना रिटायरमेंट एज जो है उनके देश में वो हाइक कर रही है, रिटायरमेंट एज बढ़ा रही है। तो इससे काफी लोगों में डिसकंटेंट भी आया है। दिस इज एज पर सम ऑफ द रिपोर्ट्स। तो ये जो चेंज है दैट विल टेक प्लेस ओवर 15 years, तो 15 साल के दौरान ये चेंज होगा, जहां पर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो मेन है वो रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 63 इंस्टेड ऑफ 60, एंड वुमेन विल रिटायर एट द एज ऑफ 55 इंस्टेड ऑफ 50। दिस इज फॉर ऑर्डिनरी वर्कर्स, एंड जो मैनेजमेंट पोजीशंस पर है उनका रिटायरमेंट एज होगा 58 इंस्टेड ऑफ 55 फॉर द वुमेन वर्कर्स। तो इसके बाद कुछ जो एल्डरली केयर एंड हेल्थ रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो बढ़ते हुए नजर आए आफ्टर दिस वाज अनाउंस्ड। शांघाई एवरजॉय हेल्थ ग्रुप करके एक कंपनी है, उनका 10% का अपर सर्किट लग गया। चाल्किस हेल्थ इंडस्ट्री कंपनी करके एक और कंपनी है जिसके शेयर 6% से बढ़ते हुए नजर आए। तो ओवरऑल कंसेंसस यही है कि इससे शायद लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे रिटायरमेंट एज बढ़ने की वजह से। लेकिन चाइना ने ऐसा क्यों किया है? उसका रीजन यही है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है उनकी वो घटती जा रही है, एंड प्रॉब्लम ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों से, अगर आपने देखा होगा चाइना की इकोनॉमी से रिलेटेड, तो वो ये है कि वो बूस्ट करना चाहते हैं अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट करना चाहते। तो ये एक मेथड है जिससे वो करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इससे प्रेशर आ सकता है सपोर्टिंग पेरेंट्स, इसके लिए एल्डरली केयर के इंस्टीट्यूशंस पर ज्यादा बर्डन आ सकता है। तो ये सारी चीजें उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि ये
काफी बड़ा स्टेप लिया है इन्होंने बिकॉज ऑफ द ड्रैग जो उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ में दिख रहा है। श्रिंकिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन करंटली दिख रही है, पर इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा ऐसा ब्लूमबर्ग का कहना है। कहीं ना कहीं डेमोग्राफी जो है चाइना की, वो थोड़ी बहुत जापान जैसी दिखती हुई नजर आ रही है, इसलिए वो ऑलरेडी स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जापान में ऐसी सिचुएशन लगभग 30 साल पहले आई थी, तो इट इज टू अर्ली टू कमेंट कि चाइना जापान जैसा हो रहा है। ऑब्वियसली चाइना एक बहुत बड़ा ग्रोथ मशीन है, सो देखना होगा कि उनकी इकोनॉमी कैसे इस डिफिकल्ट पीरियड का सामना करती है। एंड ये एक आगे दिखने वाली चीज होगी अगले कुछ महीनों में एंड कुछ सालों में। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का यहाँ यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।